क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पर है? पहले खैबर पख्तूनवा में पश्तूनों ने पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम किया, फिर बलोचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी कंटिन्यूसली पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए एक सिरदर्द बनी हुई है। और अब बारी है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जहां प्रोटेस्ट एक इकोनॉमिक इशू से शुरू हुए थे और अब फ्रीडम और ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। जहां तक रही खैबर पख्तूनवा और बलोचिस्तान की बात, उनसे इंडिया डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करता। और अब जो बात हो रही है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, इंडिया के लिए यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इंडिया कंप्लीटली क्लेम करता है कि यह रीजन पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। इसलिए जब भी यहां कोई डेवलपमेंट होता है तो इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली और सोवरेनिटी एस्पेक्ट से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, भारत के लिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत अब तक उसे वापस क्यों नहीं ले पाया, और फ्यूचर में इंडिया ऐसे कौन कौन से स्टेप्स और ऐसे कौन कौन सी अप्रोचेस अपना सकता है जिससे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस से भारत का एक इंटीग्रल हिस्सा बनाया जा सके। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आपको देखने को मिल रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक सिविलियन अनरेस्ट चल रही है। क्यों चल रही है? बहुत सारे जो गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस शामिल है, उन्होंने वहां की आवाम को जो प्रोटेस्ट कर रही थी, स्पेशली फ्रॉम द ग्रुप ऑफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनको अरेस्ट कर लिया है और एक ऐसी जगह ले गए हैं जहां उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं वो काफी ज्यादा सप्रेस्ड फील कर रहे हैं। दूसरी चीज, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रही पॉपुलेशन का यह भी कहना है कि उन्हें सेकेंडरी या फिर स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया गया है, उन्हें बराबरी का हक कभी पाकिस्तान में नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें फ्रीडम और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की तरफ मूव करना पड़ा और उसके लिए प्रोटेस्ट करने पड़े। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीओके के अंदर एक ब्रूटल क्रैकडाउन किया गया अथॉरिटीज द्वारा। किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान में हो रही एट्रोसिटीज, जो पीओके के लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके अगेंस्ट जब उन्होंने सवाल खड़े किए, उसके अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट करना शुरू करा, तो एक हार्ड हैंड अप्रोच अपनाई, एक स्टिक अप्रोच अपनाई, जिसके थ्रू लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब तक एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो चुकी है और लगभग 90 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। ये क्लैशेस सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्वॉल्व करती हैं और साथ के साथ उन प्रोटेस्टर्स को इन्वॉल्व करती हैं जिन्हें हम आवाम बोलते हैं। और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियोस सरफेस हुए हैं जिससे पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बहुत ही इलॉजिकली और बहुत ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हुए यहां के लोगों को इस प्रोटेस्ट दबाने के लिए मजबूर किया या इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई। ये जो पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यहां से संगम से लेकर ये जो रेड डॉटेड लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जब 1948 में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था विद द हेल्प ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस, तब इसका नाम रखा गया था सीज फायर लाइन। और जब 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ तो शिमला एग्रीमेंट के थ्रू इसका नाम बदलकर सीज फायर लाइन से लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया। यहां आपको एक येलो शेडेड रीजन भी दिख रहा होगा, दिस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने प्लेट में रख के ये पूरा रीजन सकसगाम वैली का चाइना को गिफ्ट कर दिया। क्यों गिफ्ट कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि पाकिस्तान से चाइना ना लड़े फॉर द क्लेम ओवर दिस रीजन। तो उन्होंने बिना किसी कंफ्लिक्ट को चाहते हुए सीधे के सीधे, बिना कोई फाइट करे, सीधे घुटने टेक दिए और ये सकसगाम वैली वाला रीजन चाइना की गोद में रख दिया। तो ये भी हमारे लिए एक कॉन्ट्रोवर्शियल रीजन है, ये भी लीगली ऑक्यूपाइड रीजन है जिसे चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, द ईयर वाज 1963, जस्ट आफ्टर इंडो चाइना 1962 वॉर। तो ये जो पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यही पीओके है और यही ये सारी प्रोटेस्ट आपको होती हुई दिखती हैं जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और फ्रीडम के लिए लड़ रही हैं। प्रोटेस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांसेस, काफी सारी दिक्कतें थी, बहुत समय से चलती हुई आ रही थी, उनको लेकर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी। वो क्या क्या है, वो इश्यूज क्या क्या है? सबसे पहले जो कमोडिटीज का बेसिक प्राइस है उसको काफी ज्यादा बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो काफी महंगी हो चुकी हैं, इसलिए उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी लाइफ को सस्टेन कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा।
टैक्सेशन उनसे ज्यादा लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस हैं। साथ के साथ जो पीओके, गिलगित बल्तिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन के बाहर के लोग हैं, उन्हें वहां की जमीनें लीज की जा रही हैं, जिससे वो वहां के लोकल मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। समथिंग सिमिलर टू विच इज हैपनिंग इन बलोचिस्तान एज वेल। बलोचिस्तान की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पहले ये इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से एक डिसेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन और बहुत सारे लोगों ने इसे जस्टिस और बेसिक राइट्स के लिए एक प्रोटेस्ट माना, लेकिन विद टाइम आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इकोनॉमिक इशू के रिस्पॉन्स में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी, इवेंचुअली ये एक ब्रॉडर मूवमेंट बन गया जो फ्रीडम की बात कर रहा है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात कर रहा है और अपनी राइट्स की बात कर रहा है। एक्टिविस्ट का इस रीजन में एक्टिविस्ट फंक्शन करते हैं, उनका यह कहना है कि बहुत समय से उन्हें सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया गया है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा एज वेल एज पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा। उनका यह भी कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए प्रोटेस्ट की जा रही हैं और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए प्रोटेस्ट की जा रही हैं, कि पाकिस्तान के अंदर उन्हें बराबर हक चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमें पता है पंजाबियत पूरी तरीके से डोमिनेट करती है, पश्तून भी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते, बलोच भी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते। सिंध में भी आपको मल्टीपल टाइम्स में ऐसे मूवमेंट होते हुए दिखे हैं जहां इक्वालिटी और इक्वल राइट्स के लिए आपको वॉइसेस रेज होती हुई दिखी हैं। अब सेम कंडीशंस आपको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी बनती हुई दिखती हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पंजाब वाला जो रीजन है, वो मेजोरिटी ऑफ द जो बेनिफिट्स हैं जो टैक्सेशन से आ रहे हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द जो डेवलपमेंट है, उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको पाकिस्तानी पंजाब वाले रीजन में ही होता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से जो बाकी स्टेट्स हैं, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, चाहे वो पीओके हो, वहां आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट नहीं पहुंचता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप्स आती हैं और ये प्रोटेस्ट राइज होती हुई भी दिख रही हैं। अब पहले हमें यह जानना है कि पीओके भारत के लिए जरूरी क्यों है। एक फ्लो चार्ट है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वाई पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड वाई शुड इंडिया फाइट फॉर इट, क्यों उसे लेने की जरूरत भी है उसे। सबसे पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रेटेजिकली बॉर्डर टच करता है अपना 3 कंट्रीज के साथ, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसका मतलब अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाता है तो हम डायरेक्टली सेंट्रल एशिया को भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो हमारा एक रूट है जो नावा शेवा से निकलता है, ईरान जाता है, इन बंदर अब्बास, देन बंदर अंजाली, देन बाकू, देन अस्त्रखान, इवेंचुअली टू मॉस्को एंड देन टू सेंट पीटर्सबर्ग। तो उसके अंदर इसे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो हमारे पास एक मैरीटाइम रूट भी रहेगा आईएनएसटीसी का, और एक लैंड रूट भी हो सकता है। अदर देन दैट, पीओके रीजन जो है वो रिसोर्सेस से काफी ज्यादा फुल है, स्पेशली फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। इसका मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप इसको स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से देखिए कि जो अक्साई चिन एनेक्स किया है चाइना ने, या जो सकसगाम वैली एनेक्स की है चाइना ने, उसका मेन रीजन जो है वो हाइड्रो वाटर पोटेंशियल ही है, और इस रीजन का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल काफी ज्यादा है, जो भारत में इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, एनर्जी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। दूसरी चीज, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जिंजियांग रीजन से शुरू होकर सीधे बलोचिस्तान के ग्वादर जाता है, उसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी एक पोर्शन शामिल है, जो एक मेन रीजन बना था कि इंडिया ने ओबीओआर या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि सीपैक उसी का एक विंग है। अब अगर ये रीजन इंटीग्रेट कर लिया जाता है भारत के अंदर, तो सीपैक को शायद बेटर तरीके से डील किया जा सकता है, चाइना के साथ शायद बेटर तरीके से डील किया जा सकता है, और उस सीपैक की वजह से, ग्वादर पोर्ट की वजह से, जो इंडियन ओशन में प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना, जिसकी वजह से इंडिया की सोवरेनिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए देखा जा सकता है, उसको भी बेटर तरीके से टैकल किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, सेंट्रल एशिया के लिए हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल सकती है पाकिस्तान को बाईपास करके। आज की डेट में हमारे लिए बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है ये। आप आईएनएसटीसी की बात करते हो, आप चाबहार पोर्ट से जरंस दिलाराम हाईवे तक पहुंचने की बात करते हो, जिससे आप सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सको। अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस भारत में इंटीग्रेट होता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और सेंट्रल एशिया से आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी यूटिलाइज कर सकते हो, जो वहां का रीजन, जो रिसोर्स रिच रीजन है, उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, बेटर तरीके से एक्सेस कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रीजन काफी ज्यादा मिनरल रिच है, जैसे गोल्ड, चौक, ग्रेफाइट और बॉक्साइट जैसे मिनरल्स आपको यहां देखने को मिलते हैं, जो इस रीजन की एज वेल एज इंडिया की इकोनॉमिक एसेट वाला पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, इंडिया को एक बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। अब भारत अब तक इसे कैप्चर क्यों नहीं कर पाया है, यह भी बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि इस जगह की जो टोपोग्राफी है वो रग्ड माउंटेन्स है, हिमालयन रीजन है, राइट। ऐसे में भारत के लिए, इंडियन फोर्सेस के लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसे एक्सेस करना, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां जो एलिवेशन है, जो हाइट है, वो रिलेटिवली कम है, इसलिए उनके लिए एक्सेस थोड़ा सा बेटर है। तो
तो सबसे बड़ा रीजन हमारा टोपोग्राफी है, जिसकी वजह से हमारा एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी कम है वहां की। दूसरी चीज, इंडिया पूरी तरीके से एक पीसफुल नेशन है, खुद से चीजें इनिशिएट नहीं करना चाहता, तो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो हम न्यूक्लियर में भी अपनाते हैं वो हमारी पीओके के लिए भी लागू होती है। उनमें सीधा सीधा कहना है जब तक पाकिस्तान कुछ एक्शन नहीं लेता इंडिया खुद से कोई एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाएगा। यह भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया अब तक उसे एनेक्स नहीं कर पाया, वापस से अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं कर पाया है। थर्ड रीजन, कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वहां बैठे हैं, जैसे जेकेएलएफ पूरी तरीके से वहीं से फंक्शन करती है, लश्कर ताइबा, जैश मोहम्मद, उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जा रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन का इन्फ्लुएंस आपको वहां देखने को मिल जा रहा है। और ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं ये सिचुएशन थोड़ी सी और टफ बना देते हैं और ये पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, इस्लामिक नेशन को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। अदर देन दैट, जो यहां के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को कश्मीरी नहीं मानते, क्योंकि यहां गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन भी आता है, तो वहां पूरी तरीके से कश्मीरी पॉपुलेशन नहीं है, तो एथनिकली वो थोड़े से डिफरेंट हैं। इसीलिए इन सारे फैक्टर्स पे सपोर्ट इकट्ठा कर पाना हमेशा भारत के लिए एक चैलेंज रहा है। फिफ्थ इज, दोनों नेशंस न्यूक्लियर पावर्ड हैं। अगर किसी भी तरीके से इस रीजन के लिए फाइट की जाती है तो एक मेजर चांसेस रहते हैं, एक मेजर पॉसिबिलिटी रहती है कि कहीं ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, जिससे काफी ज्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी को लॉस पहुंच सकता है, काफी ज्यादा जो आम जनता है, जो सिविलियंस हैं, उनको आपको नुकसान होता हुआ दिख सकता है और भारत ऐसा नहीं चाहता। इसलिए अभी इंडिया थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच में बैठा है रेदर देन ऑफेंसिव अप्रोच। अदर देन दैट, सीपेक यहां से क्रॉस हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर किसी भी तरीके से पीओके की तरफ भारत मूव करने की कोशिश करता है तो ये एक बायलेटरल स्ट्रगल से ज्यादा एक ट्राइलेटरल स्ट्रगल बन सकती है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, जो जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली इंडिया के फेवर में शायद काम ना करे। यह भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया अब तक इसे अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं कर पाया है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या अवेलेबल है, हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, हमें पीओके एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जाइल बनानी चाहिए, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में रहते हुए ही हमें एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन बनानी चाहिए कि जब पीओके हमारे अंदर जुड़ेगा तो वो इस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रन किया जाएगा, मतलब पीओके एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जाइल, जो उस रीजन से बाहर रहकर काम करे, भारत में रहकर काम करे। और ये पूरी तरीके से कोशिश कर सकती है कि जो पीओके से रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनको इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंटीग्रेट किया जाए, जिससे उनके ग्रीवांसेस जो हैं वो बेटर तरीके से रेज किए जा सकें पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। दूसरा, एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट जो यूएस के अंदर बैठी है आज की डेट में, ट्रम्प गवर्नमेंट को हम डेफिनेटली बोल सकते हैं व्हेन कंपेयर टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके थ्रू भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवाया जा सकता है कि वो इस इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन को एज सून एज पॉसिबल बेसिकली विड्रॉ करे, वहां से यूएन रिजोल्यूशन को इंप्लाई करे। बार बार यूएन रिजोल्यूशन की बात की जाती है पाकिस्तान से, उसमें बोला जाता है कि रेफरेंडम करवाओ, लेकिन उसमें 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन यह है कि पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरीके से पीओके से विड्रॉ करना पड़ेगा, इंडिया को कश्मीर के अंदर से अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ कम करनी पड़ेगी, और जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद आपको रेफरेंडम होता हुआ दिख सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले पाक आर्मी को विड्रॉ करना है और उसके लिए यूएस के द्वारा उसके ऊपर उसे प्रेशराइज किया जा सकता है। इंडिया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ग्रीवांसेस हैं, जिन लोगों के अंदर ग्रीवांसेस हैं, उन्हें और बेटर तरीके से मोबिलाइज कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा और बेटर प्रेशर डाला जा सके। अदर देन दैट, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो एक आइसोलेट सार्क -1 या हम इंटरनेशनल स्टेजेस पे जो पाकिस्तान को साइडलाइन करते हुए आए हैं, उसे आइसोलेट करते हुए आए हैं, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। सार्क -1 स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसे ऑल्टरनेटिव ग्रुपिंग्स की तरफ मूव करना चाहिए जहां पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस नहीं मिले, और खुद से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि उनके पास एक ही राग है कश्मीर का, उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, जो पूरी तरीके से वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो कंडीशंस उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टाइम पहले उन्हें ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, तो दुनिया के सामने उनकी सच्चाई भी लाने की जरूरत है, जिससे इंटरनेशनली उन्हें आइसोलेट किया जा सके, स्पेशली इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इंडिया को एंगेज करना चाहिए चाइना के साथ एक फ्रूटफुल डायलॉग में, कि इवेंचुअली अगर पीओके भारत के अंदर वापस रीइंटीग्रेट होता भी है तो चाइना के इंटरेस्ट को हर्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें उस चीज का एक्सेस प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे चाइना जो ट्राइलेटर वाला एस्पेक्ट है उसको साइडलाइन किया जा सके और इसे बायलेटरल स्ट्रगल को किसी भी तरीके से ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में कन्वर्ट ना होने दिया जा सके। ये जो पूरा आपने सिनेरियो देखा, इससे ये पता चलता है कि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को नेगेटिवली देखती है, उसके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है, तो वहां आपको ऐसे मूवमेंट्स राइज होते हुए दिख सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी इशू है पाकिस्तान के लिए, और कहा जा सकता है कि भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान इंडियन कश्मीर के अंदर कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता हुआ आया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्रिएट करता हुआ आया है, आज की डेट में वो सांप उसे ही काटने वाले हैं। हिलेरी क्लिंटन का एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान को लेकर, उन्होंने कहा था जब वो पाकिस्तान विजिट पर गई थी कि जब आप अपने घर में सांप पालते हो तो जरूरी नहीं है वो हमेशा पड़ोसी को काटे, वो कभी कभी आपको भी काट सकते हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी जो आज की डेट में पाकिस्तान के साथ कर रहा है, वो शायद उसी का एग्जाम्पल है।
आई गेस आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। हैव अ गुड डे।